हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याचना मैम। आई होप आप सभी को अपने ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया होगा। आज हम लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट फर्स्ट है उसका सबसे पहला टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। पहला टॉपिक, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर लेयर या फिर आउटर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये किसी भी सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, अगर कहा जाए तो इसे क्या कह सकते हैं? आउटर मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेसिकली लिपिड का बाई लेयर होता है। लिपिड के लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक कवरिंग का काम करता है, एक मेम्ब्रेन का काम करता है, जो कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो उसका साइटोप्लाज्म है, उन सभी को आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है और एक सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसे और क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे और क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। हिस्टोरिकली इट इज रिफर्ड एज प्लाज्मोलीमा। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके इतने सारे नाम है, जिसे क्या क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्लाज्मोलीमा भी इसे कहा जाता था। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट करके रखता है किस चीज को? सेल को। सेल के जितने भी इंटीरियर पोर्शंस हैं उनको किस चीज से? बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए, फंक्शनिंग की बात की जाए कि क्या ये काम करता है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर जो भी सेल की अंदर की चीजें हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, इन सभी चीजों को आउटर मेम्ब्रेन से, आउटर जो इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है और क्या करने का काम करता है? सेपरेट करने का काम करता है। तो ये क्या हो गया? ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया कि किस तरह से ये जो है सेल की जितने भी अंदर के पार्ट्स हैं, इंटीरियर पोर्शंस हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से जो है वो बचा करके और सेपरेट करके रखता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किस चीज का मिलकर के बना हुआ है? ये इसके अंदर क्या चीज का कंपोजिशन है? तो ये जो है लिपिड का बाइलेयर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं और ये मिलकर के बना हुआ है दो लेयर्स का। किन दो लेयर्स का? फॉस्फोलिपिड्स के दो लेयर्स के हेल्प से ये मिलकर के बना हुआ है और इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है एक लिपिड का ही कंपोनेंट होता है, जो कि इसके अंदर जो है जगह जगह पे एम्बेडेड होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड का बाइलेयर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है और ये जो बाइलेयर है, जो कि क्या है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बना हुआ है। ये इसे जो है एम्फीपैथिक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो इसी की वजह से होता है। किस तरह से होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये जानते रहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बाइलेयर है, जो कि दो लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बना हुआ है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है, जो कि एक तरह का लिपिड होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या करता है? ये जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है ये अलग अलग टेम्परेचर पर वैरी करता है। और किस तरह से ये जो वेरिएशन होता है, ये क्यों होता है? इन्हीं
लिपिड के बाइलेयर के वजह से, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है जिसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है एक एप्रोप्रिएट क्या चीज को, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को, कि किस तरह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, किस तरह से जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो वेरियस टेम्परेचर पर किस तरह से एप्रोप्रिएट मेंटेन करने का जो काम है वो यही करता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके डायग्राम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है। देखिए, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आउटर लेयर हो गया, और ये जो है ये इनर लेयर हो गया। दो लेयर्स थे ना, तो ये क्या हो गया, ये पहला लेयर हो गया, और ये जो है ये दूसरा लेयर हो गया। आउटर मोस्ट पार्ट में जो लेयर प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, आउटर लेयर, और इनर मोस्ट पार्ट में जो प्रेजेंट होगा इनसाइड उसे क्या कहेंगे, इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। अब ये जो दो लेयर्स है इनमें और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इन लेयर्स में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो है ये लिपिड की बाइलेयर है जिसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इन फॉस्फोलिपिड्स के हेड और टेल्स जो है कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड का जो है हेड हो गया और ये टेल हो गया, और ये लिपिड की जो है बाइलेयर हो गई। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। इसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है कोलेस्ट्रॉल तो प्रेजेंट होता ही है, साथ ही साथ में कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी प्रेजेंट होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन जो है वो दो तरह के होते हैं। अब ये दो तरह के कौन कौन से प्रोटीन हैं और इनका क्या फंक्शन है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये जो चीज है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन की बात करते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन जो है ऐसा प्रोटीन होता है जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर्स की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। और दूसरा होता है पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। दूसरा जो पेरिफेरल प्रोटीन हो गया वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो है लूजली अटैच होता है कहाँ पे, आउटर साइड पे, ठीक है। और ये जो है ये किस तरह से एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एंजाइम्स की तरह, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके किस चीज में, इंटरेक्शन में सेल के इन्वॉल्वमेंट के साथ, ठीक है। तो ये हो गया इसका रोल। देखिए, प्रोटीन जो है वो दो तरह का प्रेजेंट होता है, एक जो है वो होता है इंटीग्रल और दूसरा होता है पेरिफेरल। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो इंटीग्रल रीजन से अटैच होता है, मतलब कि वो जो प्रोटीन है उससे अच्छे से स्ट्रांगली बाइंडेड रहता है, अटैच रहता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और ये जो है दूसरा टाइप वो है पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर हो गया, जो पेरिफेरल वाला लेयर हो गया, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है। और ये इतने ज्यादा टाइटली जो है अटैच नहीं होता है, ये लूजली अटैच होता है, ठीक है। तो ये हो गए मेम्ब्रेन के दो प्रोटीन, जिसमें जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन में एकदम अच्छे से अटैच रहता है और ट्रांसपोर्टर्स की तरह काम करता है, इस वजह से ये जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये क्या है, ये लूजली अटैच होता है और आउटर मोस्ट साइड में सेल मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ में ये क्या करता है, एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, किस लिए, ताकि ये फैसिलिटेट कर सके सेल को आउटर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होने में, ठीक है। तो ये हो गया सेल, ये हो गया इसका आउटर मोस्ट लेयर में
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो गया, पेरिफेरी पे पेरिफेरल जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है जो कि एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है और इस जो सेल है, सेल के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उसको क्या कर रहा है, उसमें एक इंटरेक्शन कराने में हेल्पफुल कर रहा है कि भाई इसके अंदर जितनी भी इसके सेल कंपोनेंट्स हैं या फिर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, इनका जो है इनका इंटरेक्शन करा रहा है आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये इसका एक काम हो गया। अब देखिए जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो भी सेल के आउटर लिपिड लेयर में प्रेजेंट होते हैं और उनका भी यही काम होता है। ठीक है, तो हम लोग इस सेक्शन में क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि ठीक है जो लिपिड है वो तो प्रेजेंट होता ही है, उसका बाई लेयर होता है प्रेजेंट। अब उसके साथ साथ और क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के 2 टाइप होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड का भी जो फंक्शन है वो पेरिफेरल प्रोटीन के तरह होता है। ये भी जो है वो भी एक कम्युनिकेटर की तरह वर्क करता है, इंटरेक्शन में हेल्पफुल कराता है, इंटरेक्शन होने में जो है ये हेल्प कराता है सेल्स की। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये क्या है, एक ऐसी मॉलिक्यूल्स है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर मोस्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं और उनका इंटरेक्शन कराने में हेल्पफुल होते हैं, उनको कम्युनिकेट कराने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है उसके पास वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया। अब ये जो कंपोजिशन है ये अभी भी जो है वो ऐसा नहीं है कि ये जो कंपोजिशन है ये हमेशा के लिए फिक्स है कि मतलब इतने लिपिड्स हमेशा ही प्रेजेंट होंगे या इतने प्रोटीन या इतने फॉस्फोलिपिड, इस तरह से हमेशा एक फिक्स पोजीशन है जो कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। नहीं, ये जो कंपोजिशन है ये जब जिस तरह की सिचुएशन होती है, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह का टेम्परेचर होता है, उस हिसाब से ये जो कंपोजिशन है ये वैरी भी करता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कांस्टेंट कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं होता है। अब कॉन्स्टेंटली अगर देखा जाए तो ये जो कंपोजिशन होता है वो चेंज होता रहता है, किसके लिए, फॉर चेंजिंग द फ्लूइडिटी या फिर इन एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, इवन फ्लक्चुएटिंग ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, ये कंपोजिशन, ये प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह की अभी उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, किस तरह का टेम्परेचर है, किस तरह का आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट का जो है वो कंडीशन प्रेजेंट है, या फिर किस तरह के जो स्टेजेस हैं सेल डेवलपमेंट के वो प्रेजेंट है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल डेवलपमेंट में भी जो सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होता रहता है। तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं ये समझ में आई होंगी और हम तो ये कहेंगे कि आप इसे जो पढ़ रहे हैं आप इसे जरूर से नोट भी किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं तो उस समय अगर आप पढ़ लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि भूल जाता है इंसान। तो इस वजह से अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसे जरूर से नोट किया कीजिए, इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमंस के अंदर, तो प्राइमरी जो है वो न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन्स में जो है वो चेंज होता है और ये जो चेंज ऑफ कंपोजिशन है ये क्या करता है, इफेक्ट करता है उसकी फ्लूइडिटी को थ्रू आउट द डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो उसमें भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वो सबसे ज्यादा जो है ना उसका जो कंपोजिशन या फिर उसका जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। और मोस्ट ऑफ द किस सेल्स में, कौन से सेल्स में, न्यूरॉन सेल्स में, जहां पे ये जो कंपोजिशन है ये इस वजह से चेंज होता है क्योंकि अब मान लीजिए डिफरेंट चीज, ये जो कंडीशंस है ये इसलिए चेंज होता है क्योंकि ये जो कंपोजिशन है वो अफेक्ट करता है फ्लूइडिटी को थ्रू द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन में जो है वो लिपिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बाइलेयर होता है। ठीक है, बाइलेयर लिपिड। तो
किस तरह के लिपिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए, तो 3 तरह के या 3 क्लास के लिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। पहला जो है वो है फॉस्फोलिपिड, दूसरा जो है वो है ग्लाइकोलिपिड और तीसरा जो है वो है स्टेरॉल। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्यों लिखा है अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास 3 क्लास ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हो गया फॉस्फोलिपिड, दूसरा हो गया ग्लाइकोलिपिड और तीसरा हो गया स्टेरॉल। अब ये जो अमाउंट है इन तीनों ही लिपिड्स का, ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सेल है, उस तरह से इनका जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर मोस्ट ऑफ द केसेस देखा जाए, मेजॉरिटी केसेस की बात की जाए, तो जो फॉस्फोलिपिड है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है वो अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए कि फॉस्फोलिपिड कितने प्रेजेंट होते हैं, लगभग 50% ऑफ द जो लिपिड है उसमें से कौन सा लिपिड प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ग्लाइकोलिपिड जो है वो एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, अबाउट 2%, एंड उसके बाद जो है स्टेरॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। मतलब देखिए लिपिड्स जो है वो 3 तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कौन कौन से, फॉस्फोलिपिड हो गया, स्टेरॉल हो गया और ग्लाइकोलिपिड है। ये जो तीनों के तीनों लिपिड्स हैं वो सेल टू सेल वैरी इनका कंपोजिशन करता है, ठीक है। ये मतलब एक तरह के सेल में कुछ अलग कंपोजिशन होगा, दूसरे तरह के सेल में कुछ अलग तरह का कंपोजिशन होगा। ये कंपोजिशन सेल टू सेल वैरी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस या मोस्ट ऑफ द जो सिचुएशन है जहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ लिपिड कौन सा प्रेजेंट होता है, तो वो होता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड जो है लगभग 50% जो है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और जो सबसे कम प्रेजेंट होता है वो होता है स्टेरॉल, ठीक है, सॉरी वो होता है ग्लाइकोलिपिड जो कि लगभग 2% प्रेजेंट होता है, और सबसे ज्यादा क्या हो गया फॉस्फोलिपिड, सबसे कम जो है वो ग्लाइकोलिपिड। और इनके बाद जो बचा हुआ प्रोपोर्शन है वो कौन कवर करता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो है स्टेरॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या पता चला कि इससे पहले हम लोग प्रोटीन्स को डिस्कस किए थे कि प्रोटीन 2 तरह के होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि किस तरह से जो लिपिड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं और ये कंपोजिशन किस तरह से होता है। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। उसके बाद जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ना डिस्कस करें या ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये बताता है कि किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्यों इसे जो है ये किस तरह से जो फ्लूइडिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो किस तरह से होती है, ये सारी चीजें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक्सप्लेन की गई है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि डिस्क्राइब करता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किन कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होता है और इनका क्या क्या जो है फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर बात की जाए तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रपोज किया गया था, बताया गया था, और ये मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एनिमल सेल्स की अगर बात की जाए तो वहां पे जो है आउटरमोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। अगर प्लांट सेल्स की बात की जाती
तो वहां पे क्या होता, सेल वॉल होता ना, सबसे पहले तो सबसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसके बाद कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल्स को तो हमें डिस्कस करना नहीं है, हमें तो एनुअल सेल्स, हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग को एनुअल सेल्स को पढ़ना है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो एनुअल्स की केस है उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, इसी वजह से इसे आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सिंगर और निकोलसन ने ये चीज बताई थी कि किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब ये जो है एक्सप्लेन किए थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका, एनिमल सेल्स का, वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, और इसको एक्सप्लेन करते हुए वो लोग ये चीज बताए हैं कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एक मोज़ेक है। मोज़ेक है किन चीजों का, मोज़ेक है कंपोनेंट्स का, जैसे कि फॉस्फोलिपिड का, प्रोटीन का, कोलेस्ट्रॉल का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। यहाँ पे मोज़ेक वर्ड क्यों यूज किए हैं, मोज़ेक मतलब एक ऐसा चीज जो कि बहुत सारे ढेर सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ, ठीक है, तो उसी चीज को कहते हैं मोज़ेक, ठीक है। इसी वजह से ये जो अपने मॉडल है उसे भी मोज़ेक टर्म दिए थे, ठीक है। तो इसी चीज को ये एक्सप्लेन करते हुए कहे थे कि जो एनिमल सेल्स हैं उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक मोज़ेक है जो कि ढेर सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। अब इन चीजों में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर आता है फॉस्फोलिपिड, उसके अंदर आता है प्रोटीन, उसके अंदर आता है कोलेस्ट्रॉल, और उसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट। डायग्राम में भी हम लोग देखे थे फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड लिपिड हो गया जो कि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में पाया जाता है। इसी वजह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़ाने से पहले हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिए थे ताकि आपको हर चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले से ही पता हो। अब फॉस्फोलिपिड क्या था, लिपिड है जो कि बहुत सबसे ज्यादा जो है सेल्स के अंदर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लगभग 50%। उसके बाद प्रोटीन है, प्रोटीन दो तरह का, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल जो है वो स्ट्रांगली अटैच है और बहुत सारे काम करता है, पेरिफेरल जो है पेरिफेरी पे अटैच होता है, ठीक है, लूजली अटैच होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है जो कि अलग अलग जो सिचुएशन है, अलग अलग जो टेम्परेचर है उस अकॉर्डिंगली इसका जो कंसेंट्रेशन है वो भी चेंज होता है और ये फ्लूइडिटी पे भी इफेक्ट डालता है। उसके बाद हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सारी चीजों से मिलकर के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल का वो बना हुआ है जो कि बताया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। अब देखिए ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एक फ्लूइड कैरेक्टर को देते हैं इस मेम्ब्रेन को, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एक फ्लूइड टाइप का कैरेक्टर होता है, उसके पास फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। और ये जो फ्लूइडिटी वाली कैरेक्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ये इन्हीं सब कंपोनेंट्स की वजह से है। इसी वजह से ये जो मॉडल ये लोग प्रपोज किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसका नाम क्या रखे थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक इस वजह से क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ढेर सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ है, और फ्लूइड इस वजह से क्योंकि ये ढेर सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो कि इसे क्या कर रहे हैं, एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका एक नेचर फ्लूइडिटी वाला नेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी वजह से इस मॉडल का जो नाम है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पड़ा, ठीक है। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग ये जो बायोलॉजिकल मॉडल है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बाइलेयर होता है, ये हमें पता है। अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड का बाइलेयर है, तो इसका मतलब क्या है, ये लगभग दो मॉलिक्यूल्स थिक लेयर का बना हुआ होता है जिसमें प्राइमरी जो है एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस बाइलेयर में क्या होता है, लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होता है और जो कि दो मॉलिक्यूल्स थिक के बराबर होता है, और ये जो है फॉस्फोलिपिड से मिलकर के बना हुआ होता है जो कि एम्फीपैथिक होता है, जिसमें प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। तो इस मॉडल में ये चीज बताई गई है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलिपिड का बाइलेयर है जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन क्या चीज प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, और ये फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक है
और इसमें क्या चीज प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि दो तरह की होती है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए फॉस्फोलिपिड जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है फ्लूइडिटी को। इस मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है इस मेम्ब्रेन को। और जो कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो इसमें जो है स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो फॉस्फोलिपिड है उसका क्या, इस मेम्ब्रेन में अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या काम होता है, ये फॉस्फोलिपिड इस मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में इलास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है इस मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड है, ठीक है, और साथ ही साथ में किस तरह से ये फ्लेक्सिबल है और ये ढेर सारे कंपोनेंट से और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इस मॉडल की बात की जाए तो ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से ये जो मेम्ब्रेन है क्यों ये फ्लूइड है, क्यों ये फ्लेक्सिबल है, क्यों ये इलास्टिक है, क्यों ये जो है ऐसा सब क्यों है, क्योंकि ये ढेर सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ये जो स्ट्रक्चर है ये अलाउ करता है मेम्ब्रेन को ताकि वो क्या कर सके, मूव कर सके विद द सेल एंड परफॉर्म एक्शंस। और ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इस मेम्ब्रेन को बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये जो है आसानी से अगर सेल के बाहर चारों तरफ प्रेजेंट है तो ये बहुत सारे फंक्शंस को प्रोवाइड कर सके, जैसे कि मेंटेनिंग होम्योस्टैसिस। ठीक है, होम्योस्टैसिस की कंडीशन जो है सेल मेम्ब्रेन की क्यों मेंटेन हो पाती है या फिर सेल की क्यों मेंटेन हो पाती है, क्योंकि उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो होम्योस्टैसिस की कंडीशन जो है उसे मेंटेन करके रख सके। उसके बाद ये इसे फैसिलिटेट कर रहे हैं सेलुलर मूवमेंट में, कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी चीजों में। देखिए ये हो गया सेल, इसके चारों तरफ क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ऐसे ढेर सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं जो कि इसे हेल्प करते हैं ताकि जो सेल है, ठीक है, सेल के चारों तरफ तो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये जो सेल है ये मूव हो सके या फिर ये जो सेलुलर मूवमेंट्स हैं या फिर सेल के जो कम्युनिकेशन है इसमें ये क्या कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे, उसका फंक्शन यही पढ़े थे ना कि वो कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रोटीन है, ठीक है, क्या है प्रोटीन, एक कंपोनेंट है और प्रोटीन का भी एक पार्ट जो कि है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि उसे कम्युनिकेट कराने में हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स है उन हर कंपोनेंट का कोई ना कोई स्पेसिफिक काम है और ओवरऑल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत सारी चीजें जो है परफॉर्म करने में हेल्पफुल कराते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्हें मूवमेंट कराने में हेल्पफुल कराते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प कराते हैं और होम्योस्टैसिस की कंडीशन जो मेंटेन करे रखते हैं, उस सारी चीजों में ये हेल्पफुल होते हैं। और ओवरऑल ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक फ्लूइडिक कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसे एक इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रही है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। क्यों, क्योंकि ये सेल का आउटर मोस्ट लेयर है और आउटर मोस्ट लेयर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि इलास्टिक हो, जिसमें क्या हो कि जिससे कम्युनिकेट सेल कर सके, जिससे क्या हो, जिससे सेल जो है वो सेफ रहे, होम्योस्टैसिस की कंडीशन मेंटेन हो सके। और ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हैं। क्यों है, क्योंकि उसके पास ढेर सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि उसको ये सारी चीजें कराने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फॉस्फोलिपिड होता है वो क्या होता है, लिपिड होता है और ये फॉस्फोलिपिड दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके पास क्या होता है, दो फैटी एसिड्स का टेल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से और जो कि अटैच होता है एक फॉस्फेट
ग्रुप से। ठीक है, मतलब फॉस्फोलिपिड जो है एक ऐसे लिपिड होते हैं जिनके पास फैटी एसिड टेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये अटैच होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ और वो जो है अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप से। ये जो फैटी एसिड चेन्स हैं ये क्या कंसीडर्ड होते हैं, ये टेल्स की तरह कंसीडर्ड होते हैं इस फॉस्फोलिपिड के, और ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। देखिए सबसे पहले हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए थे, ये क्या है, यही है फॉस्फोलिपिड और इस फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। ठीक है, अब ये जो हेड होता है, सबसे पहले हम लोग टेल को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जो टेल होता है फॉस्फोलिपिड का वो कैसा होता है, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक इन नेचर का मतलब ये है कि ये जो टेल है ये वाटर हेटिंग सब्सटेंसेस होता है। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब फियरिंग या फिर हेटिंग। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड के टेल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि ये वाटर जो है वाटर हेटिंग होते हैं। ठीक है, इन्हें वाटर पसंद नहीं होता है और इसी वजह से ये जो है अंदर की तरफ ऑर्गेनाइज रहते हैं। दूसरी ओर अगर इन टेल्स की इन हेड्स की बात की जाए, ये हेड्स क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स के पार्ट होते हैं और ये आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हेड होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, तो हेड कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब कि वाटर लविंग होगा। ये वाटर रेजिस्टिंग नहीं होता है, ये वाटर से जो है ये किसी भी तरह का प्रिवेंशन वाटर से नहीं करता है, इसे कोई दिक्कत नहीं होती है पानी से, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर लविंग होता है और इसी वजह से ये आउटर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये हो गया सेल, सेल के आउटर मोस्ट लेयर पे ये प्रेजेंट होगा। तो जो लिपिड की दो लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक जो पहली लेयर होती है वो क्या होती है, जहां पे ये हेड्स प्रेजेंट होते हैं, ये हेड जो है ये फेस करते हैं आउटर इन्वायरमेंट को, और जो दूसरी वाली लेयर होती है जिनके ये जो हेड्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये फेस करते हैं एक्वस इन्वायरमेंट ऑफ द सेल को। ठीक है, तो दोनों के दोनों ही जो हेड हैं वो क्या कर रहे हैं, एक फेस करेगा एनवायरनमेंट को। ठीक है, और उस एनवायरनमेंट में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो है जो कि अंदर की तरफ अंदर वाले लेयर में प्रेजेंट होगा हेड, वो क्या करेगा, वो फेस करेगा सेल के अंदर प्रेजेंट एक्वस एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट होता है और इस तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे वाटर लविंग जो सब्सटेंसेस हैं या वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ताकि वो एक्वस एनवायरनमेंट को आसानी से फेस कर सके, और जो वाटर हेडिंग सब्सटेंसेस होते हैं मतलब कि जो टेल प्रेजेंट होता है वो अंदर की तरफ ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, तो ये जो फैटी एसिड चेन्स हैं, ठीक है, जिन्हें क्या किया जा रहा है कि जिन्हें टेल्स कहा जा रहा है फॉस्फोलिपिड का, ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है जिसे हेड कहते हैं, जैसे ये हेड कह रहे थे ना हम लोग, तो ये जो हेड होता है ये क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और यही क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये क्या है, ये टेल है जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो ये जो टेल्स हैं ये क्या होते हैं, टेल्स जो है फैटी एसिड के चेन्स होते हैं। ठीक है, और जो हेड होता है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो फॉस्फोलिपिड है
वो उसके पार्ट्स होते हैं फैटी एसिड चेन, जिन्हें टेल कहा जाता है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, इस वजह से वो अंदर रहता है। और दूसरा जो पार्ट है फॉस्फेट ग्रुप, वो क्या होता है, जिसे हेड कहते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होता है और वो बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब देखिए ये जो फॉस्फेट ग्रुप है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, इसे हेड कहते हैं और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। Molecules like this that contain both hydrophobic and hydrophilic parts are called amphipathic। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों को ही कंटेन करके रखे रहते हैं, उन्हीं को एम्फीपैथिक कहते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पे बता रहे थे कि क्यों इसे फॉस्फोलिपिड को एम्फीपैथिक कहते हैं, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि फैटी एसिड के चेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। और फॉस्फोलिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों के दोनों ही हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड, इसे क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। ठीक है, फिर से आप साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से इसे बना के अच्छे से समझ सकें। ठीक है, दो ही चीज इसमें याद रखनी है कि हेड हमेशा बाहर की तरफ रहेगा और टेल हमेशा अंदर की तरफ ऐसे एम्बेडेड रहेगा। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होगा, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होगा। ये जो हेड होगा, ये दो लेयर है ना, तो अगर आप इस तरह से देखें तो ये तो सेल हो गया, और इसमें क्या हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लेयर होंगे, यहाँ पे भी हेड प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी हेड प्रेजेंट होगा। एक हेड जो है वो इन्वायरमेंट को फेस करेगा और दूसरा जो हेड रहेगा वो एक्वस इन्वायरमेंट ऑफ द विद इन द सेल को फेस करेगा। ठीक है, तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं बाई लेयर में, जिसमें होता क्या है कि जो टेल्स होते हैं वो हमेशा ही पॉइंटेड रहते हैं टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। जो टेल्स हैं वो हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। ठीक है, और जो हेड होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को फेस करते हैं और साइटोप्लाज्म को फेस करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सेल हो गया और ये जो है ये इसके दो लेयर्स हो गए। ठीक है, ये जो हेड है एक क्या कर रहा है, ये हेड जो है एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का है, और जो दूसरा वाला हेड है वो क्या है, ये साइटोप्लाज्म ही है ना। इसी को हम क्या कह रहे थे, सेल के एक्वस इन्वायरमेंट कह रहे थे। ठीक है, सेल के अंदर विद इन द सेल एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, इसे द एक्वस एनवायरनमेंट विद इन द सेल भी कह सकते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हेड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है और जो दूसरा हेड है वो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, और जो टेल है वो हमेशा अंदर की तरफ भी प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। तो इस तरह से जो है वो अरेंजमेंट रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स का। ठीक है, अब देखिए इस तरह का जो इन्वायरमेंट है, जिसमें इस तरह का जो अरेंजमेंट है, ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है
वो क्या करे कि जितने भी हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं किसके, फॉस्फोलिपिड के, वो क्या करें, वो एक्वस पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट को ही फेस करें और जो इंटीरियर है एक्वस एनवायरनमेंट को फेस करे और इंटीरियर वाला पोर्शन मतलब वही साइटोप्लाज्म को फेस करे और जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो क्या रहे, वो विद इन द लेयर के अंदर ही रहे। ठीक है, तो जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है देखिए ये हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट या फिर साइटोप्लाज्म को फेस करे और जो हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है वो हमेशा विद इन द मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट रहे। इस तरह की अरेंजमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है वो हमेशा टाइटली जो है पैक्ड रहता है ताकि क्या हो सके, ताकि एक सील्ड हो सके किसका, मेम्ब्रेन का। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा टाइटली प्रेजेंट होते हैं ताकि एक शील्ड जो है वो एकदम टाइटली सील्ड पैक रहते हैं ताकि जितनी भी चीजें हैं सेल के अंदर वो सेफली प्रेजेंट रहें। अब देखिए ये जो है प्रिवेंट करता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को और लार्ज मॉलिक्यूल्स को ताकि वो पास डायरेक्टली ना हो सके मेम्ब्रेन से। जैसे कि अभी हम लोग बात किए हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड है वो एक टाइट शील्ड की तरह प्रेजेंट होता है या टाइटली पैक्ड होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो आसानी से डायरेक्टली सेल के अंदर ना आ जाए। ठीक है, अगर डायरेक्टली बड़ा सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गया तो वो तो हार्म कर सकता है ना, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और या फिर कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर डायरेक्ट इंटर ना हो, इसी वजह से जो फॉस्फोलिपिड होता है वो क्या होता है, टाइटली अरेंज्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है सेल मेम्ब्रेन की, इसी वजह से इसे क्या करता है कि ये प्रॉपर्टी सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बनाती है। ठीक है, अब देखिए सेलेक्टिव परमिएबल मतलब क्या होता है कि एक तो होती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब होता है कि किस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज को परमिट दे रही है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमेबिलिटी है उसके पास, वो परमिट करती है चीजों को कि चीजें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आए। लेकिन ये इसके पास सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, मतलब ये हर चीज को सेल के अंदर से जो है वो बाहर नहीं जाने देती है या फिर सेल के बाहर से हर चीज को अंदर नहीं आने देती है। ये परमिट करती है चीजों को, लेकिन ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी को शो करती है। और ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो कहां से आता है, वो आता है फॉस्फोलिपिड की वजह से, क्योंकि वो टाइटली पैक होता है और वो इंश्योर करता है कि बहुत ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स या फिर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली सेल में ना आ सके। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखनी है कि किस तरह से जो अरेंजमेंट है वो हमेशा फिक्स रहता है और इस तरह से रहता है। और साथ ही साथ में जो फॉस्फोलिपिड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये सेल्स का जो मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिवली परमेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, या फिर उसे सेलेक्टिव परमेबिलिटी जो है कैरेक्टरिस्टिक वो इसी के वजह से होती है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को पढ़े कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स के टाइप्स को भी पढ़े और उनके फंक्शंस को भी डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को पढ़े कि किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा मॉडल दिया गया है। वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स को दिया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसमें ये चीज बताई गई है कि किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक मोज़ेक है ढेर सारे कंपोनेंट्स का, ग्लाइकोलिपिड्स का, प्रोटीन का और लिपिड्स का, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स उसको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अरेंजमेंट को पढ़े और ये भी पढ़े कि किस तरह से जो एम्फीपैथिक प्रॉपर्टी है फॉस्फोलिपिड की वो क्यों होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास
दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाला, वो दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक, दोनों का दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उसे ओवरऑल क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। और ये जो फॉस्फोलिपिड है ये किस तरह से सेलेक्टिव परमेबिलिटी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देता है, ये भी चीज हम लोग डिस्कस किए हैं। अब एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो सबसे पहला तो ये हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब सेल को सेपरेट करके रखता है बाहर के इन्वायरमेंट से। ठीक है, ऐसा ये क्यों करता है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी चीजें प्रेजेंट हैं, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारे की सारी चीज जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे और सेफ रहे। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अभी हम लोग पढ़े कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, और उनमें से कुछ कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो क्या करते हैं, वो कम्युनिकेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये कंपोनेंट्स सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं उनका इंटरेक्शन कराते हैं बाहर के मॉलिक्यूल से या फिर बाहर के इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन था। तो अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या काम करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का। सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया सेल, उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका जो भी पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। दूसरी चीज हो गई ट्रांसपोर्ट। सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, जो कि सेल में सेल के अंदर बहुत सारी चीजों को लाने में या ले जाने में भी हेल्पफुल होता है। और साथ ही साथ में सेल मेम्ब्रेन जो है उस पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टर के काम करते हैं, और उसमें कुछ स्पेस भी रहता है। ठीक है, जो कि कुछ जो स्मॉल सब्सटेंसेस हैं उनको इजीली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ट्रांसपोर्टर, उसके बिना हेल्प के ही वो चीजें जो है सेल से बाहर या सेल के अंदर आ जाती है। ठीक है, उसे अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया रिकॉग्निशन, और चौथा हो गया सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उस पे बहुत सारे सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो गए, वो भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल सिग्नलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए सबसे पहला फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन का, तो उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मेन फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, और ये सेपरेट करके रखता है सेल को, कहां से, इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो जो सेल है उसको सेपरेट करने का काम बाहर के इन्वायरमेंट से वो कौन करता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। और ऐसा ये इसलिए करता है ताकि सेल जो है वो सेफ रहे। अब ये जो है मटेरियल्स को, जैसे कि the materials within the cell that are needed such as macromolecules या फिर nutrients, keeps molecule outside the cell that could be harmful such as toxins and pathogen। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर चीज को जो है आने नहीं देता है या फिर जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उनको एकदम अलग कर देता है बाहर के इन्वायरमेंट से। ये चीज करता है कि सेल जो है उसके चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा, और सेल के अंदर जो कि सेल के लिए हेल्पफुल रहेगा उन चीजों को ये अलाउ करता है कि वो चीजें बाहर से अंदर आ सके, और सेल का अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो वो अंदर से बाहर जा सके। लेकिन जो हार्मफुल चीजें हैं जैसे कि टॉक्सिक हो गया, किसी भी तरह का टॉक्सिन हो गया या फिर पैथोजन हो गया, उन सबों की एंट्री ये नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है प्रोटेक्शन का काम करता है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि टॉक्सिक या फिर पैथोजेंस को एंट्री नहीं होने देता है, उनसे जो है सेल को बचा के रखता है और सेल के अंदर जितने भी नेसेसरी चीजें हैं जो कि सेल के लिए यूजफुल है, जो कि सेल के लिए एसेंशियल है, उन्हें आने देता है और सेल के अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो उसे भी बाहर जाने देता है। तो इस तरह से जो पहला फंक्शन हो गया सेल मेम्ब्रेन का वो क्या हो गया? प्रोटेक्शन का। दूसरा जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट का। किस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये चीज तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है फॉस्फोलिपिड से मिल करके बना हुआ होता है, वही इसको ये कैरेक्टरिस्टिक देता है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि ये जो है कुछ ही ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जो है ये अलाउ करता है। ठीक है, ये सेलेक्ट करता है कि कौन सी चीजें जाएंगी और कौन सी चीजें नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि सर्टेन चीजों को जाने देता है सेल के अंदर, या फिर सेल के अंदर से भी ऐसा नहीं कि हर चीज को ही सेल के बाहर कर दे, जो चीजें बाहर जाने लायक है उन्हें ही जाने देता है। ठीक है, तो इस वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए ये परमिएबल हो कि वो बाहर से अंदर आ जाए और अंदर से बाहर चले जाए। ठीक है, ये कुछ ही चीजों को अलाउ करता है जो कि सेल के लिए नेसेसरी है, उसको अलाउ करता है और सेल के बाहर उन्हीं चीजों को जाने देता है जो कि जाने लायक हो। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किन चीजों को अलाउ करता है? ये अलाउ करता है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, ताकि ये डिफ्यूज हो सके डायरेक्टली, और जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब चीजों के लिए ये जो है डायरेक्टली जो है वो अलाउ करता है कि तुम जो है डिफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब देखिए हम क्या बताए थे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनपे कुछ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि कैरी करने का काम करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इन सारी चीजों को ये डायरेक्टली अलाउ कर देता है कि तुम जो है वो आसानी से जो सेल के अंदर है उसके अंदर आ जाओ। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। अब उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट इन द लंग्स। अब ये जो डायरेक्ट ये अलाउ कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों के दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट में। तो ऑक्सीजन जो है विद इन द बॉडी हर पार्ट में ही जरूरत है इसकी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो वो भी उस सेल से क्या होता है? बाहर निकलता है। तो सेल से अगर बाहर निकलने की बात हुई, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही होगा ना। जैसे देखिए ये हो गया एक सेल, ठीक है, ब्रीदिंग की प्रोसेस हुई, ऑक्सीजन आया अंदर। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? बहुत सारे काम जो है उसकी वजह से होते हैं, रेस्पिरेशन उसकी वजह से होगा। ऑक्सीजन आया, रेस्पिरेशन हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन इसको अलाउ करेगा कि तुम जो है आसानी से सेल के बाहर चले जाओ, और फिर ये जो है लंग्स के पास जाएगा, उसके सेल से एल्वियोलाई से डिफ्यूज होगा, और ब्रीदिंग आउट की वजह से जो है एक्सहेलेशन के प्रोसेस की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। तो ये बात तो सबको पता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है, ये आसानी से क्यों डिफ्यूज हो पाता है? क्यों? क्योंकि वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि उसको अलाउ करने दे रही है आसानी से डिफ्यूज होने के लिए। उसके लिए किसी भी तरह का बैरियर नहीं है, या कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उसको बैरी करे। ठीक है, उसको क्या करे? उसको प्रिवेंट करे। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डिफ्यूजन में हेल्पफुल होता है, जिसकी वजह से ये जो है थ्रू आउट द बॉडी ये ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है
इंपॉर्टेंट होता है लंग्स के लिए, जहां पे डिफ्यूजन होता है गैसेस का, और ये गैसेस जो है वो डिफ्यूज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्वियोलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसेंशियल होती हैं कैरिंग आउट द गैसेस एक्सचेंज। अब ये जो एल्वियोलर सेल्स है या फिर लंग्स है या फिर कोई भी सेल, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो पा रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस चीज को, उस गैस को एक्सचेंज कराने में हेल्पफुल है। अब देखिए लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है उनके हेल्प की वजह से मूव होता है। अभी तो जिनकी बात हम लोग कर रहे थे वो थे स्मॉल मॉलिक्यूल और गैसेस मॉलिक्यूल, जिनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो आसानी से खुद से डिफ्यूज हो जाते थे। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि कुछ ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, वहां पे जो है कुछ तरह के ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको कैरी करने का काम करते हैं, और उनकी वजह से जो है वो सेल से इन या आउट हो पाते हैं। तो ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज हो गया, उनके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है जिनकी वजह से वो मूव हो सके। इवन लार्जर मॉलिक्यूल्स या फिर मॉलिक्यूल्स क्या हो, लार्ज क्वांटिटी में हो, वो कैसे होते हैं मूव, वो मूव होते हैं वेसिकल्स के प्रोसेस की वजह से ड्यूरिंग द एंडोसाइटोसिस टू मूव मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स, और एक्सोसाइटोसिस टू मूव मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इस चीज के बारे में बता रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो छोटा है या फिर गैसेस है तो वो आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा है मॉलिक्यूल, तब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज वगैरह के लिए। तो वहां पे ये ट्रांसपोर्टर जो है वो सेल के अंदर उसे ले आते हैं या फिर बाहर ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं साइज में, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है, या तो साइज में बहुत बड़े हो या फिर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हो, तब क्या होता है, तब वो मूव हो पाते हैं वेसिकल्स के हेल्प से। ठीक है, और ये वेसिकल्स कैसे क्या होते हैं कि वेसिकल्स जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये बड़े मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर ले जाने में हेल्पफुल होते हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो वो सेल के अंदर या बाहर इसलिए आ पाते हैं क्योंकि वो किसके वजह से आ पाते हैं, वेसिकल्स के हेल्प से आ पाते हैं या फिर सेल के बाहर जा पाते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कराते हैं। मतलब देखिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है, मान लीजिए ये सेल हो गया, यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, बड़ा है, ज्यादा है अमाउंट में। अब ये क्या करेगा, ये जो सेल का मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट लेयर, ये थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ाएगा, ठीक है, उसके पास जाएगा और एट लास्ट उसको कवर कर देगा, और उसके बाद जो है एक वेसिकल बनाएगा जो कि इसको लेकर के फाइनली अंदर आ गया। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेसिकल के हेल्प से बाहर का कोई मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर आ गया है। ठीक है, अब यहीं पे एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ये मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, उसके अंदर ये कोई मॉलिक्यूल है, बड़ा है साइज में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, ये जो है अब इस सेल के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, इसको एक्सक्रीट आउट करना है, इसे बाहर ले जाना है, तो सबसे पहले सेल क्या करेगा, एक वेसिकल फॉर्म करेगा इसके चारों तरफ, और उसमें ये सेल इस मटेरियल को डाल देगा, इस मॉलिक्यूल को डाल देगा। उसके बाद वेसिकल्स के हेल्प से उसके बाद इस मॉलिक्यूल को एट लास्ट वो अपने सेल से जो है वो रिलीज आउट कर देगा। मतलब सेल के अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि बड़ा है साइज में, बहुत ज्यादा है अमाउंट में, उसके चारों तरफ सबसे पहले वेसिकल फॉर्म हो जाएंगे, और वो वेसिकल क्या करेंगे, इस सेल से बाहर उस सब्सटेंस को ले जाने का काम
करेंगे। तो ये ओवरऑल काम हो क्यों पाया है? वेसिकल फॉर्मेशन की वजह से, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हेल्पफुल होता है, और इस एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस की वजह से जो सेल के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है वो बाहर जा पाता है। ठीक है, तो ये इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर चीजें आ रही है और सेल से बाहर जा रही है। इस वजह से इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको ये जो सारा टॉपिक था अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है वो समझ में आया होगा, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके लिए मॉडल क्या प्रोवाइड किया गया है, और एट लास्ट उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये जो क्लास है ये समझ में आई है और आप चाहते हैं कि आपका जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ये बैच जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन जो है इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड होंगी और लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिवाइज यूनिट वाइज जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइडेड रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो वो भी यहाँ पे क्लैरिफाई होगा, और हर चीजें जो हैं आपके लिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं। अगर आप नवोदय बैच से ऐड होना चाहते हैं, इनरोल होना चाहते हैं, तो आप डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इनरोल हो सकते हैं। ये जो कोर्स है विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस समय ऑफर भी चल रहा है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इस जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 1 साल की रहेगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।